हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्विटी ऑफ गैसेस। तो सॉल्विटी ऑफ गैसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे तो वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर में CO2 को डिसॉल्व किया जाता है। तो अगर हम पूछें आपसे कि क्या हर गैसेस हर लिक्विड में सॉल्युबल होता है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। जो गैसेस है वो भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, ये किसमें वो ज्यादा सॉल्युबल है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस किस तरह से डिसॉल्व करता है, किस तरह से वो सॉल्युबल है, उसके बारे में किन किन पैरामीटर से वो डिपेंड करता है, तो ये करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्विटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्या लिखेंगे, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जो लिक्विड में किस तरह से गैस डिसॉल्व करता है। तो इसमें अगर बात करें तो आप सॉल्विटी तो पहले भी आपको समझा चुके हैं, जो सॉल्विटी क्या होता है बेसिकली। तो इसमें हम बात करेंगे सॉल्विटी ऑफ गैस किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सॉल्विटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, क्या लिख रहे हैं, हल्का सा राइटिंग अच्छा है, बहुत ही अच्छा है राइटिंग। तो डिपेंड्स अपॉन, तो फर्स्ट पैरामीटर आपके पास आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉल्यूट है और किस तरह का सॉल्वेंट है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे अगर हम बात करें इस पे, तो बात करते हैं जैसे कुछ गैसेस जो होते हैं कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और कुछ गैसेस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। सेम ही सॉल्वेंट है लेकिन गैसेस डिफर करता है, उसका जो सॉल्विटी है वो डिफर करता है। जैसे लेस सॉल्युबल गैसेस के अगर एग्जांपल बताएं तो लेस सॉल्युबल गैस इन वाटर। तो वाटर में लेस सॉल्युबल गैस का अगर बात करें तो आपके पास आता है N2, H2, हीलियम और आर्गन। ये सब जो गैसेस है ये वाटर में कम सॉल्युबल है। और मोर सॉल्युबल गैस अगर हम बात करें, मोर सॉल्युबल गैस इन वाटर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, एक तो आपको अमोनिया दिखेगा, दूसरा आपको दिखेगा HCl। ये NCERT में लिखा हुआ है। जो O2 जो है ना स्मॉल एक्सटेंट पे डिसॉल्व करता है वाटर में, लेकिन अगर बात करें हम जो HCl है वो लार्ज एक्सटेंट में डिसॉल्व करता है, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नीट वाले ध्यान रहे, इस लाइन से उठा करके कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नीट में NCERT तो पूछता ही है, सारा क्वेश्चन ही NCERT से पूछ डालता है। तो आपके पास यहाँ पे HCl है और एक SO2 जो गैस है, SO2 गैस, ये भी क्या है, हाईली सॉल्युबल गैसेस है। NH3 HCl SO2, ये सब जो गैस है हाईली सॉल्युबल गैस है। अगर बात करें कि ये क्यों ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये सॉल्युबल ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके और ये क्या बना देता है, जैसे ये अमोनिया है तो अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो ये वाटर से रिएक्ट करता है, इसलिए क्या है, ये ज्यादा सॉल्युबल है। तो ये NH4OH बना देता है। अगर ये HCl है तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। और अगर हम बात करें SO2 से तो ये क्या क्या बनता है, यहाँ से सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो ये रीजन है क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या है, हाईली सॉल्युबल।
तो पहला पैरामीटर अगर हम डिस्कस कर लिए किस पे डिपेंड करता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, तो ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका लंबा डिस्कशन चलेगा, इसमें क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें गैस का सॉल्बिलिटी बहुत हद तक किस पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्बिलिटी ऑफ प्रेशर का इफेक्ट लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लॉ, काफी इम्पोर्टेंट लॉ आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए या फिर नीट के लिए, किसी के लिए भी आपके ये काफी इम्पोर्टेंट लॉ है, हेनरी लॉ। तो ये है क्या, इसको पहले लिखेंगे। पहले आप स्टेटमेंट लिखें हेनरी लॉ का। सबसे पहले आप क्या करें, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिखें, हेनरी लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas, या प्रेशर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं P जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P, या यहाँ पे लिखते हैं सॉल्बिलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन जब आगे हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ, तो यहाँ पे एस भी आपके पास सॉल्बिलिटी बोला जाए, जब भी आपके पास सॉल्बिलिटी बोला जाए तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा, एक यहाँ पे आप लिख लें P इक्वल टू के एच इंटू यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लें। और ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब सॉल्बिलिटी बोलने का मतलब ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो सकता है, ग्राम पर लीटर के टर्म में हो सकता है, और भी कुछ दूसरे फ्रैक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर हो सकता है, मोल पर लीटर हो सकता है, और ये मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, P इक्वल टू के एच इंटू सी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट के एच का ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे के एच ना बोल करके के एच भी बोलेंगे, तो क्योंकि ये हेनरी स्टडी किए हैं तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, के एच यहाँ पे इंट्रोड्यूस लिखते हैं, यहाँ पे ये हेनरी कांस्टेंट है के एच। आगे हम बात करेंगे उस पर भी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉ जो लिखाया जाता है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज जो स्टेटमेंट है ये तो काफी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करें तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, यदि आपको याद भी रखना है तो लिखेंगे हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, फिर से लिखेंगे और इस पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेनरी लॉ का, फिर से आप स्टेटमेंट लिखें, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आपको फिर से लिखना है, और आपको क्या लिखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, of gas is directly proportional to mole fraction of gas इन लिक्विड। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। हल्का सा एक इसका जो एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं
यहाँ पे आपके पास लिक्विड है, ये क्या है आपके पास लिक्विड, और यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये गैस क्या होगा, इसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, सॉल्बिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, ये इसको हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे हम गैस लिख लेते हैं, और वो क्या है प्रेशर ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। और यहाँ पे P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। यहाँ पे आप हर एक टर्म के बारे में आप लिख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिखना, बहुत ज़रूरी भी है। तो आप ऐसा करें, हर एक टर्म के बारे में लिखें, कौन क्या है। तो यहाँ पे P लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, X क्या है, या X ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, क्योंकि कभी कभी ग्राफ पूछा हुआ है, लेकिन एक बार एडवांस में या जेईई में पूछा हुआ, लेकिन वो ग्राफ किसके रिलेटेड पूछा हुआ है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से पूछ दिया है। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, उसके अनुसार आप कर सकते हो, तो वो अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पे जो P है ये KH इंटू मोल फ्रैक्शन है। अगर यहाँ से देखें तो ये आपके पास y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट है ही नहीं। स्लोप इसका क्या होगा, KH होगा। y दो फंक्शन बनाते हैं, इस तरह का काम करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, सॉल्वेंट नहीं है, ये गैस है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा मोल सॉल्विटी बढ़ेगा, तो यही इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे ये स्लोप आपको क्या बता रहा है, KH क्या आपके पास स्लोप, ये क्या है दूसरे फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो इसको रिलेट करके इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं तो KH के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात। KH जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के ये क्या होगा, चेंज करेगा। और डिफरेंट गैस का डिफरेंट KH का वैल्यू होगा, डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, हर गैस का अलग अलग KH का वैल्यू होता है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है आपके पास। तो यहाँ पे प्रेशर, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो ये जो हेनरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है आपके पास। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो KH का वैल्यू बढ़ रहा है, और जब KH का वैल्यू बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। मोल फ्रैक्शन कम होगा। हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। आप एनसीईआरटी में इस तरह का लाइन यूज किया होगा, तो आप जाकर के वहाँ से समझ सकते हो। तो आपके पास जब प्रेशर कांस्टेंट है और KH को इंक्रीज कर रहे हो, तो जब KH दो केस लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर हम P लिखे, यहाँ पे KH 1 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका 1 लिख दिए। दूसरे केस में क्या लिखें, प्रेशर तो वही है, दूसरा क्या है KH2,
और यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 ही रख रहे हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका 2 लिख रहे हैं। अब इस केस में आपको बोले जो KH1 का वैल्यू क्या है, KH2 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है KH1 से, तो इसका मतलब क्या, जब हम प्रेशर को बढ़ा, KH को, टेम्परेचर को बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे, तो ये KH का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर तो वही है। तो बोलने का ये सेंस, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा, मतलब सॉल्विटी उसका घटेगा। तो जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, घटता है। तो ये KH इस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा, इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो अब इस पे बेस एक काम करते हैं, हेनरी लॉ पे बेस एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। हेनरी लॉ पे बेस एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे समझेंगे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है N2 का आपका मोल फ्रैक्शन दे दिया हुआ है 0.8, N2 जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन दिया है 0.8, टोटल प्रेशर आपके पास दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है आपके पास 5 atm, पी टोटल दिया हुआ है 5 atm, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पी टोटल 5 atm, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, KH का वैल्यू दे दिया हुआ है 10 to power 5। जेई मेन 2009 का क्वेश्चन है ये, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, पी टोटल दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है, और वाटर का मोल दिया हुआ है, H2O का मोल दिया हुआ है 10, ठीक है। और आपको क्या निकालने बोल रहा है, मोल्स ऑफ N2। ये स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, बस ये जो बात दिया हुआ है उसके अनुसार काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आप देख लोगे जाकर के PYQ में, तो ये 2009 का क्वेश्चन है। तो पहले इसके अनुसार हमको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए जो P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो KH का यूनिट होता है ये भी किसके यूनिट के बराबर होगा, प्रेशर के यूनिट के बराबर है। ये भी क्या होगा, बार लिखा रहेगा, बार ATM वगैरह, तो ये KH का यूनिट रहेगा, ये छूट गया था। तो आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकाल लो पहले आप N2 का, कैसे निकालेंगे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन कितना है 0.8, और यहाँ पे इसका पी टोटल कितना है 5। तो आपको ये जो P(N2) आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये आपके पास 4 atm आया हुआ है, ठीक है। आपके पास 4 atm क्या है, पार्शियल प्रेशर, आपको KH का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालने बोल, मोल निकालने बोल रहा है। तो पहले हम P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे N2 बाई क्या लिखेंगे, N2 प्लस क्या लिखेंगे, वाटर का मोल दिया हुआ है H2O, एंड H2O लिखेंगे। अब यहाँ पे वाटर का मोल दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे। यहाँ पे प्रेशर आपके पास कितना दिया हुआ है, कितना है, पार्शियल प्रेशर 4, और यहाँ पे KH का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे KH इधर जाएगा, तो K पहले, इसके बाद आप करो इसको सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही आपसे बनेगा। तो यहाँ पे हम पुट करने के बाद, इसके बाद हम आगे लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, ये KH को उधर ले गए, यहाँ पे N(N2) आपको निकालना है मोल्स, और N(N2) को हम क्या मान रहे हैं, जो वाटर के मोल के रेस्पेक्ट में इसका मोल बहुत कम है, क्या है, इसका मोल बहुत कम है, तो इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -5, ये मोल्स ऑफ क्या आएगा N2,
और आपके पास क्वेश्चन में यही निकालने बोला था, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पास एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो आप इंटेक्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट या क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम इंसर्ट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा यहाँ पे H2S के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है जो किस तरह का स्मेल है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको KH निकालना है, ठीक है। और आपके पास क्या दिया हुआ है, तो मोलालिटी दिया हुआ है 0.195 मोल। ये किसका मोल है, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, m का मतलब मोलालिटी होगा। तो 0.195 मोल किसका, H2S का, किसमें प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है वाटर में प्रेजेंट है। एक्वस सॉल्यूशन आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना है, 1000 ग्राम है। जब इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स आ जाएगा किसका, वाटर का। तो वाटर का आप मोल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है और STP कंडीशन लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में, तो प्रेशर को आप 1 ले लो और यहाँ से आप KH का वैल्यू आपको निकालना ही है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0.195, यहाँ पे 0.195 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1000 बाय 80। अब इसके बाद तो मैथ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो शायद ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करने के बाद 282 बार आएगा। तो KH का वैल्यू कितना आएगा, 282 बार, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। तो ये सिंपल सा हैंडी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ हैंडी लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब बोर्ड वगैरह में जनरली पूछा जा सकता है। एक लिमिटेशन भी है, तो लिमिटेशन भी आप देख सकते हो, जो रिएक्टिंग गैस नहीं होना चाहिए, ये सब लिमिटेशन है। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन में। तो पहला लिमिट एप्लीकेशन है इसका, टू इंक्रीज सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। हाई प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तभी हम CO2 को उसमें डिजोल्व करते हैं। और भी देख सकते हो, जैसे ही CO2 का बोतल को, कोल्ड ड्रिंक का बोतल को हम जब खोलते हैं तो क्या होता है, फिजिंग करके वो निकलता है, बबल्स बहुत सारा निकलता है। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही खोले प्रेशर कम हुआ तो वो क्या करेगा, CO2 बाहर निकलना चाहेगा। एक बात और, ये स्कूबा ड्राइवर करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आप पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। और एक आपके पास क्या है, जैसे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन में ही आता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन में ज़्यादा है और मेरे जो लंग्स वगैरह में क्या है, कम है, इसलिए क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और वहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, CO2 का। तो वहाँ से ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करके ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इसका एप्लीकेशन आपको दिखता होगा, जब आप हायर एल्टीट्यूड वगैरह में, माउंटेन वगैरह में जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपको नोजिया वगैरह या फिर ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है माउथ वगैरह से। तो होता क्या, एनोक्सिया का कंडीशन राइज होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ वहाँ पे जो प्रेशर होता है क्या, कम होता है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व क्या होगा, कम होगा। उस वहाँ पे ऑक्सीजन की जो लेयर में प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे O2 कम एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, जिससे आपको सफोकेशन वगैरह हो सकता है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हेनरी लॉ। एक और इसका जो इफेक्ट हम देखेंगे, इसका सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस का इफेक्ट हमको एक और देखना है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी कैसे चेंज करेगा गैस का। तो अगर हम इस पे बात करेंगे तो सबसे पहले जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H इसका क्या है, नेगेटिव, और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो।
जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्विटी घटेगा। जब भी आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या करते हो, ली चैटियल प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस केस में जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्विटी घटेगा। ऐसा समझ सकते हो। ऐसे भी समझ सकते हो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो डिजॉल्व है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो एस्केप करना चाहेगा, तो वो कम सॉल्युबल होगा। तो ये बात आप समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी से। उसके बाद आप समझ सकते हो कि इसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो ये था आपका हेनरी लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ।